हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने अब तक पढ़ा कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है और स्पेशली चार्ज पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर होता है तो वो सर्कुलर पाथ में चलता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाता है। और चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो उस फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। अब हम यहाँ पे एक स्पेशल केस लेने वाले हैं। जैसे लॉरेंज फोर्स का हमने एक स्पेशल केस लिया था वेलोसिटी सेलेक्टर का भी, वहां पे हमने क्या देखा था कि चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो फोर्स कितना लगता है। आज हम उसका एक एप्लीकेशन है, उसमें हम क्या देखते हैं कि चार्ज पार्टिकल को जब हम क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं। क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर हैं, तो ऐसे फील्ड को हम बोलते हैं क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में हम पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा सकते हैं, और एक्सेलरेट करवाने के लिए जो डिवाइस होता है उस डिवाइस को हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है और कहाँ काम आता है और क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, ये हम आज के हमारे टॉपिक में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम साइक्लोट्रॉन के इंट्रोडक्शन की बात करें कि व्हाट इज द साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के काम आता है। और यहां से ध्यान रखना, किसी भी का मतलब हम गलत बोल रहे हैं, किसी भी नहीं बोल सकते हम बोलते हैं जो चार्ज पार्टिकल स्पेशली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के काम आता है। किसी को भी नहीं करवा सकता चार्ज पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन को नहीं करवा सकता, ये इसकी लिमिटेशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो साइक्लोट्रॉन क्या बना, एक डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑन इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी पार्टिकल की बढ़ रही है लेकिन उस वेलोसिटी के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये भी कह सकते हो कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो उसके पाथ के रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। और साइक्लोट्रॉन के प्रिंसिपल में हम एक बात और भी बोलते हैं कि इन क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ए पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड विद द सफिशिएंटली हाई एनर्जी प्रोवाइडेड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कीप ऑन चेंजिंग पीरियडिकली। कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पोलरिटी हैं वो हम बदलते रहते हैं। वो कैसे बदलेंगे वो हम उसकी वर्किंग में पढ़ने वाले हैं। तो इसके प्रिंसिपल की बात होगी। कंस्ट्रक्शन जो होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए आप डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। डायग्राम को समझेंगे तो कंस्ट्रक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्शन के अंदर डायग्राम के अंदर ही इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन आ जाएगी। तो देखिए हम कैसे इसका डायग्राम बनाते हैं। इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में एक एक डायग्राम के जो स्टेप्स करेंगे उसी अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट लिखते चले जाएंगे। पहला पॉइंट ये है कि इसके पास दो मेटल डिस्क होती हैं। तो एक मेटल डिस्क ये होगी इस साइड में और दूसरी मेटल की डिस्क ये होगी। और ये जो मेटल की डिस्क होती है ये होलो होती है और वैक्यूम्ड होती है अंदर से। दो मेटल डिस्क होती हैं इसके पास, डी शेप में होती है इसलिए इनको डीज भी कहा जाता है। ये दो मेटल डिस्क होगी, एक ये है और दूसरी ये है। इस प्रकार से दो मेटल डिस्क हैं और ये डी की शेप में है इसलिए इनको डीज भी कहा जाता है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया आपके पास, इट कंसिस्ट ऑफ टू होलो मेटेलिक डिस्क नोन एज डीज। एंड व्हाई दीज आर नोन एज डीज, बिकॉज दीज आर like the English alphabet D, so these are known as D's। ये दो D होती है, होलो होती है, मेटल की होती है और अंदर से क्या होता है, इनमें वैक्यूम होता है। ये पहला पॉइंट हो गया कंस्ट्रक्शन का। दूसरा पॉइंट ये है, इसका जो सेंटर है यहाँ पे हम एक चार्ज्ड पार्टिकल रखते हैं, सोर्स ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल रखते हैं। इसके जो सरफेस है, ये प्लेन है इसके, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हम प्रोवाइड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो एक क्रॉस का साइन लगा दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, इनटू द पेज है। इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करता है। ये क्रॉस क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया हमने परपेंडिकुलर। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे एक हाई फ्रिक्वेंसी का ऑसिलेटर लगाते हैं। ऑसिलेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा दोनों डीज को
और साथ साथ में इनकी फ्रिक्वेंसी को भी, इसकी पोलरिटीज को भी चेंज करता रहेगा, प्लस माइनस ऐसे चेंज करता रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इनमें, जैसे मान लो जो एक बार ये पॉजिटिव बनेगी और ये नेगेटिव बनेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे होगी। एक बार अगर ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगा, ऐसे। मीन आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी फ्रॉम D1 to D2 और D2 to D1, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, हमेशा इनटू द पेज। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के दोनों क्रॉस हो गए ऐसे, तो क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ये अरेंजमेंट हमने यहाँ पे बना दिया। तो ये इसके कंस्ट्रक्शन के पॉइंट थे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल को जब ये अपनी पूरी एनर्जी से रिवॉल्व करना शुरू कर देगा, साइक्लोट्रॉन की फ्रिक्वेंसी के साथ ये मैच कर जाएगा, तब इसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पे एक विंडो यूज करते हैं। यहाँ पे एक विंडो होती है और ये जो विंडो होती है ये नेगेटिवली चार्ज्ड होती है। विंडो पे हम कैसा चार्ज लगाएंगे, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करवा रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज को तो नेगेटिव चार्ज होता है वही अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम इसमें डालते हैं एक विंडो और टारगेट की तरफ वहां से चार्ज आपके पास चला जाएगा, ओके। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन हुई। अब हम वर्किंग की बात करते हैं कि वर्किंग कैसे होगी। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है एंड लेट्स कंसिडर इनिशियली D2 इज एट नेगेटिव एंड D1 इज पॉजिटिव, ऐसा मान लेते हैं। इनिशियली ये जो है D2 ये नेगेटिव है और D1 कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, ये इस फील्ड में अट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपनी तरफ खींचेगा पॉजिटिव चार्ज को। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इस D के अंदर एंटर कर जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जैसे ये इस D के अंदर एंटर करता है तो आप देखते हो ये मेटल की डिस्क है। किसकी डिस्क है, मेटल की है, होलो है और वैक्यूम्ड है। तो पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि यहाँ से इसको हम वैक्यूम क्यों बनाते हैं, ये डिस्क वैक्यूम्ड क्यों होती है। तो उसका रीजन ये है, इनको वैक्यूम बनाने का रीजन ये है क्योंकि जब पार्टिकल इसके अंदर, यानी जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो भी है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, वो जब इसके अंदर रिवॉल्व करेगा तो उसका जो एयर पार्टिकल है या जो डस्ट है उसके साथ कोलिजन ना हो। तो एयर के साथ कोलिजन अवॉइड करने के लिए, एयर के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके साथ इसका कोलिजन अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको वैक्यूम बना देते हैं। तो वैक्यूम बना देंगे तो इसका कैसे से कोलिजन होगा नहीं, अपनी एनर्जी से ये रिवॉल्व करेगा। तो जैसे ही वो यहाँ एंटर करता है वैक्यूम सीट में, वैक्यूम डिस्क में, तो यहाँ पे देखते हो ये मेटल की बनी हुई है। किसकी है ये, मेटल की डिस्क है, मेटल डिस्क है। और मेटल आपको पता है, इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यू नो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था, ये डिस्क है, इसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। मतलब जैसे ही पार्टिकल इसके अंदर एंटर कर जाता है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अब नहीं लग रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा, इस प्रकार से इसके अंदर ये एंटर हो गया था। और मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग एक्सेलरेट हो रहा था, एक्सेलरेट होकर इस प्रकार से डी में परपेंडिकुलर एंटर हुआ। जैसे ही एंटर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाता है। ये किसके इन्फ्लुएंस में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो पीछे के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसकी जो ट्रैजेक्टरी होती है वो कैसी होती है, सर्कुलर होती है। तो इस मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण यहाँ पे ये क्या करेगा, इस प्रकार से एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा यहाँ तक और ऐसे आएगा। ठीक है, ये इस पाथ में, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने वाला है। अब जैसे ही ये पार्टिकल यहां पहुंचता है जैसे ये यहां पहुंचेगा तुरंत ऑसिलेटर क्या करेगा, इनकी पोलरिटीज बदल देगा। अब इसको बना देगा नेगेटिव और इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो फिर से क्या होगा, चार्ज पार्टिकल यहां से एक्सेलरेट होगा, यहां से लेकर यहां तक तो कोई एक्सेलरेशन नहीं था इसमें। अब यहां से ये एक्सेलरेट होगा और एक्सेलरेट होके ये इसके अंदर एंटर करेगा। जैसे इसमें एंटर करेगा फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, क्योंकि कौन सी डिस्क है, मेटल की डिस्क है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके 0 है। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव करता है इस प्रकार से सर्कुलर पाथ में ऐसे। फिर से जब वो यहां पहुंचता है तो ऑसिलेटर फिर फ्रिक्वेंसी बदल देगा। अब इसको वो नेगेटिव बना देगा,
इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो फिर से इधर एक्सेलरेट होगा ये, और ऐसे मीन एट ईच एंड एवरी रोटेशन रेडियस ऑफ इट्स पाथ इंक्रीज एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मैच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। और साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी मतलब इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, मतलब जितनी फास्टली ये प्लस माइनस को बदलता है उतनी ही फास्टली ये रोटेट करना शुरू कर देता है, वो उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है। और फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज लगा के इस प्रकार से, और इसको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, और ये कहाँ चला जाता है, टारगेट के ऊपर। जहाँ भी आपको इसको स्ट्राइक करना है वहाँ पे ये चला जाएगा। तो इस प्रकार से साइक्लोट्रॉन क्या करता है, अपनी वर्किंग करता है। अब साइक्लोट्रॉन में हम एक बात देखते हैं, यहाँ से देखो, जब वो यहाँ से लेके यहाँ तक चलता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलता है, तो ये सेमी सर्कुलर पाथ हो गया। इस सेमी सर्कुलर पाथ में इसको कितना टाइम लगेगा और यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है, हम वो देखने वाले हैं। तो देखिए, आप देखते हो ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है इसका, और सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ में क्या होता है, mv² डिवाइड बाई r होता है ना, और वो किसके कारण है, QVB के कारण है। किसके कारण है, QVB। पर आपको पता है ना, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो फोर्स लगता है QVB sin थीटा, और परपेंडिकुलर तो sin 91, तो कितना हो गया QVB। यहाँ v से v² कैंसिल हो गया, v की वैल्यू हमारे पास आई QB डिवाइडेड बाई m, और ये क्या हो गया r। इतनी वेलोसिटी है इस पार्टिकल की जब वो यहां से लेके यहां तक आता है तो। और यहाँ पे r क्या है, r ये जो पाथ था इसका, सर इस पाथ के क्या है, रेडियस है। टाइम कितना लगा इसको, टाइम t इज इक्वल टू, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो यहां से लेकर यहां तक वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करता है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सेमी सर्कुलर पाथ है तो डिस्टेंस कितनी की इसने, पाई r। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इसने, पाई r, और डिवाइड बाई स्पीड, स्पीड कितनी है QBr, ऊपर क्या गया, r कैंसिल r, दैट इज इक्वल टू पाई m डिवाइड बाई q। ये कितना होगा इसका टाइम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जब मुझे निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ये जो टाइम है, ये टाइम हुआ इसका यहां से लेके यहां तक आने का, सेमी सर्कुलर पाथ का। फुल पाथ का टाइम कितना हो जाएगा, फुल पाथ का इसका 2 टाइम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई m डिवाइडेड बाई QB हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने टाइम में करेगा, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई, इसको मैं स्मॉल t से रिप्रेजेंट कर देता हूं, 1 डिवाइडेड बाई t दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2t दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई m, और यहां क्या चला जाएगा QB। तो ये इसकी होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन है ये स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं है, कहीं भी इसमें स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये भी बोल सकते हो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन रेडियस पे डिपेंड नहीं करती, और ये इसके प्रिंसिपल का पॉइंट भी था। तो ये आपके पास यहाँ से साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी आ गई। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि शो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, तो हम यहाँ से हमें यही डिवाइड निकालना है। ये पूछे शो दैट फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द पाथ, तो भी आपको ये डेरिवेशन करना है। शो दैट टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस, तो भी आपको यही करना है। ओके, तो यहाँ से आपके पास ये आया, यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी निकाल दी। अब हम देखते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम एनर्जी हो सकती है, मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम एनर्जी जो हो जाएगी, एनर्जी जो होती है मैक्सिमम एनर्जी इसकी क्या होगी, तो सर्कुलर में रिवॉल्व कर रहा है ना, तो रिवॉल्व कर रहा है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया ½ mv0², ½ mv0²। v0² मैंने यहाँ पे v0 इसको क्यों बोला, v0 का मतलब है इसका जो पाथ है जो हाईएस्ट रेडियस के साथ, जैसे ये सेंटर है, ये जो सेंटर है इन सभी का, तो ये जो पाथ है ये पाथ ये हाईएस्ट रेडियस का पाथ है, तो इसको मैं r0 मान लेता हूं। तो यहाँ जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी है, v0 है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ½ मास mv0। तो v0 को हमारे पास हो जाएगा QBr0 डिवाइड बाई m, और इसका
होल स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा हाफ m q स्क्वायर b स्क्वायर r नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई m स्क्वायर, मास कैंसिल स्क्वायर, तो यहां से आपके पास आएगा 1/2 q स्क्वायर b स्क्वायर r नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई m. This is the maximum energy with which an particle can be accelerated in the cyclotron. अब देखिए, अब यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है, अब इसकी लिमिटेशन की जो बात थी वही भी कर लेते हैं कि ये जो साइक्लोट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट क्यों नहीं करवा सकता. इसकी लिमिटेशंस के अंदर आता है कि इट कांट बी एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन. उसका रीजन ये है कि आप यहां से देख रहे हो, ये देखो इधर फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है. फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मास है. हम यहां से क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मास के है. और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबली स्मॉल होता है. इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबली स्मॉल है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन होता है वो तुरंत आउट ऑफ द फ्रीक्वेंसी हो जाता है. आउट ऑफ द फ्रीक्वेंसी मतलब यहां से लेके यहां तक आने का जो टाइम पीरियड है इलेक्ट्रॉन का, इतना जो टाइम है जो आपने ये निकाला था t इज इक्वल टू पाई m डिवाइड बाई क्यू बी, ये क्या होता है, ये स्मॉल है, मास स्मॉल है, इसका मतलब इसका टाइम भी क्या है, स्मॉल है. और स्मॉल टाइम होने का मतलब है ये जल्दी पहुंच जाता है. मतलब जल्दी पहुंचने का मतलब क्या हुआ, जितने टाइम में ऑसिलेटर यहाँ पे प्लस माइनस बदलता है उससे पहले ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है. और तब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक पहुंचेगा तब इलेक्ट्रॉन को अगर यहां पॉजिटिव चार्ज मिलता है तो ही तो आगे एक्सेलरेट कर पाएगा ना. लेकिन क्या होता है, यहां पॉजिटिव बनने से पहले ही इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाता है. जब इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचता है तब ये प्लेट नेगेटिव होती है और पीछे वाली क्या होती है, पॉजिटिव होती है. तो उसके कारण क्या हो गया, ये यहीं पे अटक जाता है, ये आगे नहीं जा पाता. तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेलरेट नहीं करवा सकते. दूसरी बात और भी है, हम ये जो है इसको एक फिक्स स्पीड से ज्यादा भी हम नहीं चेंज, स्पीड बढ़ा नहीं सकते हम उसका. और उसका रीजन ये है, आप ये देखिए, जैसे एक आइंस्टीन का रिलेशन था m इज इक्वल टू m नोट डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर. कोई भी जब पार्टिकल की स्पीड बढ़ती है तो उसका मास इस रिलेशन से इंक्रीज होता है, इस रिलेशन से उसका मास इंक्रीज होता है. यहाँ पे m नोट उसका रेस्ट मास है, v उसकी वेलोसिटी है, c उसकी स्पीड है ऑफ लाइट है, m उसका मास है इस v वेलोसिटी के ऊपर. तो मैं इसको यहाँ पे mv लिख देता हूँ. ओके, अब देखो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे क्या बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ये जो रिलेशन है ये नियर टू 1 जाने वाला है. और ये नियर टू 1 जाने वाला है तो m की वैल्यू भी इंक्रीज होने वाली है. जब v इज इक्वल टू सी हो जाएगा, v किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 ये हो गया 0, समथिंग बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी. तो मास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट. मास इनफाइनाइट होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 0. तो इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक लिमिट है, उस लिमिट के कारण से आगे हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करवा सकते. साइक्लोट्रॉन का जो मेन यूज है वो ये है कि आपको कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करवानी है, कोई न्यूक्लियर चेंज करवाना है, या किसी पार्टिकल को किसी एटम के अंदर इंसर्ट करवाना है, तो उस केस के अंदर हम साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं. तो ये हमारे पास साइक्लोट्रॉन का एक डिवाइस है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है. लगभग 3 नंबर से 5 नंबर का एग्जाम में आता ही आता है. ये कभी 3 का आ जाता है, कभी 5 का आ जाता है. तो इसको आप अच्छे से समझ के कर लेना, रट्टा मारने की जरूरत इसमें आपको है नहीं. मैंने आपको इसकी याद करने की बजाय डायग्राम को याद करो. देखो क्या है, 2 डी हैं. डी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मेटल की बनी हुई डिस्क है, डी शेप में है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डीज बोलते हैं. होलो है और वैक्यूम्ड है. यहां से पूछा जा सकता है आपसे वैक्यूम्ड क्यों है, वाई वैक्यूम्ड क्यों, तो उसका रीजन ये है इस ताकि जो चार्ज पार्टिकल है रिवॉल्व कर रहा है स्पीड में, वो डस्ट पार्टिकल से स्ट्राइक ना करे. उससे डस्ट पार्टिकल से कोलिजन को अवॉइड करने के लिए हम इसको वैक्यूम कर देते हैं. फिर हम इसके अंदर ऑसिलेटर लगाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर. इसका काम क्या है, पोलरिटीज को चेंज करना. यहाँ पे एक विंडो होती है
जो टारगेट के ऊपर एक्सेलरेटेड पार्टिकल डालने के काम आती है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और होता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है साइक्लोट्रॉन की, रेजोनेंस कंडीशन क्या है। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब ये है जो इसकी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी से जब पार्टिकल आपका रिवॉल्व करना शुरू कर देता है तो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या फिर रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है।